नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। साथियों नमस्कार। बहुत ही खुशी के साथ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन किया। रिकॉर्ड एलोकेशन आप सब जानते हैं कि यूपीए का कांग्रेस की सरकार के समय, यूपीए के पीरियड में महाराष्ट्र जितने बड़े स्टेट को मात्र 1171 करोड़ रुपए मिलते थे, 1100 करोड़ रुपए मिलते थे मात्र साल के। मोदी जी ने इस एलोकेशन को बढ़ाया, डबल किया, ट्रिपल किया, 4 गुना किया, 5 गुना किया, 6 गुना किया, 8 गुना किया और इस साल 13.5 गुना, 13.5 टाइम्स, 13 गुना, 15,940 करोड़ रुपए, 15,940 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र में रेलवे के लिए एलोकेशन किया है। आप सोचो, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्रॉपर स्पेशल पैकेज जितना अमाउंट है ये, इतना बड़ा अमाउंट। बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस रेलवे की पिछले 2 साल में, जब से श्री एकनाथ शिंदे जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जिम्मेदारी संभाली महाराष्ट्र की, तब से कई सारे प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे उनमें अच्छी प्रोग्रेस आई, क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट का सपोर्ट बहुत जरूरत पड़ती है। हर प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन, लॉ एंड ऑर्डर, वो सब के लिए स्टेट की हेल्प चाहिए होती है। अभी महाराष्ट्र में रेलवे का केवल रेलवे प्रोजेक्ट्स, न्यू लाइन, डबलिंग, गेज कन्वर्जन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, केवल ये रखो तो 81,580 करोड़ रुपीस का है। 81,000 करोड़ रुपीस का केवल न्यू लाइन, डबलिंग, ट्रिपलिंग। अगर उसमें बाकी सारे रेलवे के दूसरे प्रोजेक्ट्स ऐड कर लो, स्टेशंस, हाई स्पीड रेल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन सब को अगर ऐड कर दो, गति शक्ति जो टर्मिनल्स है, मल्टीमोडल टर्मिनल्स बन रहे हैं, कोचिंग के टर्मिनल्स बन रहे हैं, मतलब आपके जो जैसे मुंबई शहर के अंदर ही नए मेगा टर्मिनल्स बन रहे हैं, उन सबको अगर ऐड कर दो तो टोटल महाराष्ट्र में रेलवे का इन्वेस्टमेंट करीब 1,30,000 करोड़ का रेलवे का हो 1,30,000 करोड़ का रेलवे का इन्वेस्टमेंट टोटल हो रहा है। ये बहुत ही गौरव की बात है और काम की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। नए ट्रैक बनाने की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है महाराष्ट्र में। 183 किलोमीटर पर ईयर की स्पीड से काम हो रहा है, मतलब एक साल में 180 किलोमीटर नए ट्रैक्स बन रहे हैं। बहुत ही ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यूपीए के कार्यकाल में ये संख्या 50-60 किलोमीटर होती थी केवल, मतलब 3 गुना ज्यादा काम मोदी जी के पीरियड में हो रहा है। 128 स्टेशन को पूरा रीडेवलप किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन प्रोग्राम के अंदर। अमृत स्टेशन 128 स्टेशन, इसका लंबी लिस्ट है, आपके साथ शेयर करेंगे। अब महाराष्ट्र का एंटायर रेलवे नेटवर्क 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन महाराष्ट्र में कंप्लीट हो गया है और नए जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें इलेक्ट्रीफाइड ही बन रहे हैं। महाराष्ट्र में एक चीज और रिकॉर्ड संख्या में हुई है, वो है रेल फ्लाईओवर्स। अपने जो फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनते हैं, 10 साल में 929 फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस बने। नए प्रोजेक्ट्स की और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अलॉटमेंट की बहुत लंबी लिस्ट है, जो डिटेल्स आपके साथ जनरल मैनेजर्स और डीआरएम्स भी शेयर करेंगे अपने अपने एरिया में। मैं ब्रॉड आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूं। अब आता हूं गुजरात पे। गुजरात के लिए भी रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है बजट में।
गुजरात में यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में केवल 589 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होता था हर साल एवरेज, केवल 589 करोड़ रुपीस का यूपीए का पीरियड में अलॉटमेंट होता था। अब गुजरात के लिए मोदी जी ने 8,743 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया, 8,743 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया। टोटल प्रोजेक्ट्स गुजरात में 30,000 करोड़ रुपीस के हैं, 30,826 करोड़ रुपीस के रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 989 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस 10 साल में बने हैं और 87 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। बहुत लंबी लिस्ट है, आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अपने अपने पेपर्स में आप पब्लिश करें लिस्ट को, ताकि लोगों को जानकारी मिले। इसमें बुलेट ट्रेन की भी प्रोविजन है क्या? बुलेट ट्रेन 30,000 से ऊपर, 30,000 के बाहर। जैसे मैंने महाराष्ट्र के केस में 81,000 करोड़ का कहा था ना, उसके ऊपर फिर बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर, इसमें भी 30,000 करोड़ के ऊपर बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर, टर्मिनल्स, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, वो सब आएंगे। उसका एस्टिमेट बना के मैं आपको शेयर करूँ। मध्य प्रदेश पे आता हूँ। मध्य प्रदेश में भी रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है 14,738 करोड़ का। एलोकेशन बहुत बार डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस स्टेज में है। प्रोजेक्ट मान लो अभी पीक कंस्ट्रक्शन स्टेज में होता है तो उसके लिए एलोकेशन बढ़ाते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के फेज में होता है, कंप्लीट होके कमीशन यानी ऑपरेशनलाइज होने के फेज में होता है तो उसका एलोकेशन कम होता है। नेचुरल है, जैसे हम घर भी अगर बनाते हैं तो शुरुआत में कम पैसा लगता है, उसके बाद में बहुत ज्यादा लगता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, फिर कंप्लीट होता है। तो ये प्रोजेक्ट की एक साइकिल है। मध्य प्रदेश में 14,738 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है बजट का। टोटल मध्य प्रदेश में 81,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 80 स्टेशंस को डेवलप किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत। मध्य प्रदेश, हाँ, बजट एलोकेशन कांग्रेस के टाइम में 632 करोड़ होता था साल का एवरेज। मध्य प्रदेश में मोदी जी ने इस साल 2024-25 में 14,738 14,738 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। मध्य प्रदेश 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में 81,000 करोड़ रुपीस के चल रहे, 81,000 करोड़। 80 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन कार्यक्रम के तहत कंप्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है। और 2014 से 24 के बीच में 10 साल में रिकॉर्ड संख्या में 1062 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने, 1062। लिस्ट प्रोजेक्ट्स की बहुत लंबी है, राज्य भी बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ पे आता हूं मैं। छत्तीसगढ़ में भी रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है फंड्स का इस बार। कांग्रेस के टाइम में केवल 311 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था। छत्तीसगढ़ इतना इंपॉर्टेंट स्टेट है, केवल 311 करोड़ रुपए का सालाना अलॉटमेंट होता था कांग्रेस के टाइम। मोदी जी ने इस वर्ष 6,922 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है, 6,922 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है, जो कि कांग्रेस समय के कंपैरिजन में 22 गुना ज्यादा है, 22 गुना, 22 टाइम्स। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट और उसके चैलेंजेस भी ज्यादा होते हैं और अच्छा सपोर्ट मिल रहा है राज्य सरकार से हर तरीके से। 2 बार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिले और प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में चर्चा भी हुई और कैसे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लाइट करें वो भी डिस्कशंस हुए। छत्तीसगढ़ में 37,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 37,000 करोड़।
32 स्टेशंस को रीडेवलप किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन प्रोजेक्ट। अब मैं क्वेश्चंस लूंगा और क्वेश्चंस की सीक्वेंस अपन रिवर्स करते हैं। जो शुरू का अनाउंसमेंट था उसके रिवर्स सीक्वेंस में लेते हैं। पहले छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन जब मैं रायपुर आऊंगा तब पूछेंगे लगता है। ऐसे जीएम और डीआरएम है वहां पर प्रेजेंट, और जो भी छत्तीसगढ़ के पत्रकार साथी, मीडिया के साथी है, आप सबको मेरा जोहार। आप जीएम साहब और डीआरएम साहब डिटेल में पत्रकार साथियों को, मीडिया साथियों को डिटेल में प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट जानकारी दीजिए और सबका फीडबैक भी लीजिए। छत्तीसगढ़ में जो दूसरे विषय मेरी जानकारी में आए हैं रिगार्डिंग जनरल कोच की अवेलेबिलिटी, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस साल जनरल कोच का मैन्युफैक्चरिंग 2500 एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 2500 एक्स्ट्रा कर रहे हैं, और अगले 2 साल के लिए 10,000 एक्स्ट्रा जनरल कोच का मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो बहुत जल्दी जनरल कोच की संख्या काफी बढ़ जाएगी, तो उसमें आपको सुविधा होगी। दूसरा, चूंकि छत्तीसगढ़ में काम अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, और रेलवे में और हाईवे में एक बड़ा फर्क ये होता है, हाईवे में काम चलता है तो भी ट्रैफिक साथ साथ चलता जाता है, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट होके आ जाता है। ट्रेन में तो पटरी से ट्रेन उतर के वापस पटरी पे चढ़ नहीं सकती, तो मतलब काम को, गाड़ियों को कैंसिल करना पड़ जाता है जब भी काम चलता है। तो मेरा सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन भी है कि चूंकि अभी बहुत काम चल रहा है, तो थोड़ा सा मतलब उसके कारण जो परेशानी होती है, थोड़ा उसमें सहयोग भी करें, और सभी नागरिकों के पास वो सूचना भी आप लेके जाएं कि चूंकि काम ज्यादा चल रहा है अभी छत्तीसगढ़ में, इसलिए थोड़ा कैंसिलेशन की जो ये असुविधा है, ये टेम्परेरी पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म छत्तीसगढ़ में इसका लाभ होगा, ऐसा मेरा निवेदन है सभी मीडिया के बंधुओं से। आप ये जरूर जनता तक, ये नागरिकों तक ये वार्ता पहुंचाए। फिर भी मैंने जनरल मैनेजर को रिक्वेस्ट किया है कि मिनिमम डिसरप्शन हो, काम की गति इस तरह से रखें, मैनेज इस तरह से करें कि डिसरप्शन मिनिमम हो। और साथ ही साथ बोर्ड को भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इस चीज को रेगुलरली बाकी आसपास के जो दूसरे जोन्स हैं, साउथ ईस्ट जोन हो गया, ईस्ट कोस्ट हो गया, और सेंट्रल हो गया, WCR हो गया, वो सब भी आप छत्तीसगढ़ में विशेषकर बिलासपुर, रायगढ़, इस एरिया में सभी सहयोग करें ताकि छत्तीसगढ़ को मिनिमम प्रॉब्लम हो। ऐसा मेरा निवेदन है सभी छत्तीसगढ़ के साथियों। हम मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश के कोई प्रश्न? मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है राज्य सरकार से। माननीय मुख्यमंत्री जी रेगुलरली टच में रहते हैं, और साथ ही साथ जिस एरिया से MLA साहब और मंत्री और सांसद आते हैं, बहुत ही एक्टिवली रेलवे के प्रोजेक्ट्स को परस्यू कर रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद भी देना चाहूंगा, विशेषकर क्योंकि लैंड एक्विजिशन में जितनी स्पीड मध्य प्रदेश में है वो काबिले तारीफ है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है मध्य प्रदेश में, और फॉरेस्ट के अप्रूवल्स हो, कुछ भी हो, बहुत ही तेजी से अप्रूवल्स मिलते हैं। कोई प्रश्न है मध्य प्रदेश के साथियों का? सर, जो आप स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात की है, काफी बड़ी संख्या में स्टेशन हैं, किस तरह से रीडेवलप करेंगे, क्या कुछ आप मॉडल लेकर चल रहे हैं, और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी, और किस तरह से ये उभर कर आएंगे आफ्टर रीडेवलपमेंट? क्या ये आप कुछ प्रेजेंटेशंस मैंने स्टेशंस के किए, उन प्रेजेंटेशंस को आप देखिए, किस तरह से पूरी कंप्लीट कायाकल्प करने की जो प्रोसेस है वो मैंने बहुत डिटेल में समझाई। वो प्रेजेंटेशंस आप देखिए, आपको जानकारी मिलेगी। इसमें सारा इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार का है, और हर एक स्टेशन प्रैक्टिकली पूरा नया बन के आ रहा है। तो आपके मध्य प्रदेश में तो प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है, और शुरुआत भी एक्चुअली 3 स्टेशन से हुई थी इस प्रोग्राम की। एक गांधीनगर कैपिटल गुजरात में, एक बैंगलोर में विश्वेश्वरैया टर्मिनल, और एक भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन। इन तीनों स्टेशन से इस पूरे प्रोग्राम की बड़ी शुरुआत हुई।
और अब तो 1300 स्टेशन पे एक साथ काम चल रहा है। हम आते हैं गुजरात पे। गुजरात में भी बहुत तेजी से प्रोग्रेस चल रही है। करीब करीब हर 10-15 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आ ही जाता है, और जिस भी विषय की उनको रिक्वायरमेंट होती है या रेलवे को जरूरत होती है, बहुत तेजी से उसके ऊपर एक्शन भी हो जाता है। और साथ ही साथ स्टेशन का काम भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। कुछ तो स्टेशन अभी करीब करीब कंप्लीशन वाली स्टेज में भी आने लग गए हैं, तो अच्छी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। What is the status of the bullet train between Ahmedabad and Mumbai? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका डिटेल आपको जवाब देता हूँ। मैं बुलेट ट्रेन की आपको दोनों महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को हमें केवल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। मैं इसका एग्जांपल आपको सबसे पहली जो बुलेट ट्रेन दुनिया में, उसका एग्जांपल देके देना चाहूंगा। सबसे पहली बुलेट ट्रेन टोक्यो से ओसाका जापान में करीब 500 किलोमीटर का कॉरिडोर है। जैसा अपना मुंबई से अहमदाबाद का कॉरिडोर है, वैसा ही करीब करीब। टोक्यो, नागोया, ओबे, क्योटो, ओसाका, 5 जो शहर है, ये 5 के 5 शहर, इन सब की इकोनॉमी एकदम ऐड होके सबको मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब नागोया की इकोनॉमी बढ़ती है, ओसाका की भी बढ़ती है, हर एक से, क्योंकि तेजी से मूवमेंट, लोगों का फास्ट मूवमेंट होने लगा। फिर पूरे कॉरिडोर के अलावा कई नई इंडस्ट्रीज आने लगी, बहुत उसका सुपर डेवलपमेंट का इम्पैक्ट होता है। वैसा ही अपने मुंबई से अहमदाबाद वाले कॉरिडोर में भी अगर हम देखें, बड़े शहर जो आते हैं, मुंबई बहुत बड़ा शहर, महानगर, ठाणे बहुत बड़ा शहर, वापी बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर, बड़ौदा, सूरत, आनंद और फिर अहमदाबाद, तो ये सारे के सारे बड़ी इकोनॉमीज, ये सारी इकोनॉमीज में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा इस प्रोजेक्ट से। आप इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस उस तरीके से देखिए कि हमारे समकक्ष जनसंख्या वाले एक और बड़े देश ने मैसिव, जब उन्होंने देखा इसका बेनिफिट कितना होता है, मैसिव तरीके से बहुत फोकस करके हाई स्पीड के कॉरिडोर्स बनाए। हाई स्पीड कॉरिडोर को उस नजर से देखना चाहिए। अब मैं आता हूं उसकी प्रोग्रेस पे। ये प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का जो मुंबई से अहमदाबाद का है, इसमें स्टेशन बनना है, वो स्टेशन अंडरग्राउंड स्टेशन, काफी डीप स्टेशन। तो मेरा निवेदन है और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा जीएम साहब से, जीएम साहब आप एक बार माननीय हमारे सभी साथियों को, पत्रकार साथियों को, आप NHSRCL के साथ मिलके बांद्रा कुर्ला बीकेसी में जो हाई स्पीड का स्टेशन बन रहा है वो लेके जाए, वहां पे दिखाएं। बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी से उस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। काफी डीप जाने पे है वो स्टेशन, और उसके ऊपर बड़ा एक कंप्लीट एक बिल्डिंग उसके ऊपर बनेगी, जैसा आपने टोक्यो में देखा होगा, जापान में और भी कई जगह, सोल में, सिंगापुर में कई जगह देखा होगा। वैसा शानदार, मतलब बहुत ही अच्छा उसका डेवलपमेंट का प्लान है। फिर जो बड़ा आता है काम, वो आता है कि समुद्र के नीचे से सुरंग, टनल। ठाणे की जो क्रीक है, उस क्रीक के नीचे से करीब करीब 21 किलोमीटर की टनल है। उस टनल का डिजाइन बन के तैयार था, जैसे ही माननीय एकनाथ शिंदे जी ने और श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जिम्मेदारी ली राज्य की, तुरंत उसके बाद में काम चालू हुआ और टनल का काम भी बहुत अच्छा तेजी से होता है। उसके आगे का जो पोर्शन है सारा एलिवेटेड होगा, तो उसका काम भी बहुत अच्छा रैपिड प्रोग्रेस होता है। अब करीब करीब 500 किलोमीटर में से 320 किलोमीटर का
जो सबसे डिफिकल्ट काम होता है वायरडक्ट बनाना, मतलब वायरडक्ट का मतलब फाउंडेशन से लेके पिलर, और पिलर के ऊपर जो ब्रिज जैसा बनता है ना, उसको वायरडक्ट। तो ये काम सबसे डिफिकल्ट होता है। ये काम हो जाता है तो उसके आगे के काम सारे ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके ऊपर ट्रैक प्ले करना है, फिर बाद में कोई ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस नहीं है, बिजली का कनेक्शन वगैरह वो सारे होते हैं, तो ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस नहीं आता एक बार वायरडक्ट आ जाता है। तो इसीलिए हमेशा हाई स्पीड रेल का जब भी प्रोग्रेस देखते हैं, कितना किलोमीटर वायरडक्ट हो गया वो हमेशा देखा जाए। तो टोटल 320 किलोमीटर का वायरडक्ट हो गया। प्रोग्रेस बहुत सेटिस्फाइंग है। हाल ही में, जैसा शायद आपने प्रेस में भी या आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, साल भर पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशल एक टीम भेजी कि देख के आओ कि जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट जमीन पे कैसी है। और वो टीम करीब करीब पूरे प्रोजेक्ट की लेंथ पे फिजिकली देख के गए थे। बहुत सरप्राइज थे कि इतनी तेजी से प्रोग्रेस चल रही है। अच्छी प्रोग्रेस है। दिस विल गिव अ गुड इकोनॉमी को अच्छा इसका मल्टीप्लायर मिलेगा। कंप्लीटेड, सारे कंप्लीटेड। सॉरी, अब कोई लैंड एक्विजिशन का इश्यू पूरे प्रोजेक्ट में कहीं नहीं है विषय है, लेकिन समझना आपके लिए जरूरी हो क्योंकि आप प्रबुद्ध हैं, आप ही आगे ये विषय को जनता तक ले जाते हैं। तो सेफ्टी के जो सिस्टम्स होते हैं उसमें सर्टिफिकेट होता है SIL, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4। SIL 4 सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी का सर्टिफिकेट है, मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट सर्टिफिकेट है। तो 2019 में वो सर्टिफिकेट मिला कवच को। 2019 में वो सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिला। कवच का पेटेंट भी हो गया कवच। ये अपने आप में एक नया इन्वेंशन है। और यूरोप का जो सिस्टम है, जो मोस्ट एडवांस सिस्टम है, उससे बेटर यूरोप का जो एडवांस सिस्टम है उससे बेटर है कवच का सिस्टम, राइट। और 2019 के बाद में कोरोना के दौरान भी, कोविड के दौरान भी काम चलता रहा। 2022 में इसका फर्स्ट बड़ा टेंडर हुआ जो मुंबई दिल्ली और दिल्ली हावड़ा था, ताकि एक बार पूरा इसका जो इकोसिस्टम है डेवलपमेंट का, इंस्टॉलेशन का, वो सब इकोसिस्टम बने। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कवच का मतलब केवल एक इक्विपमेंट लगाना नहीं, पूरा रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाना पड़ता है। हर 5-5, 6-6 किलोमीटर पे टेलीकॉम के टावर लगाने पड़ते हैं। मतलब आप समझो BSNL जियो का जैसा नेटवर्क है वैसा नेटवर्क बनता है। हर स्टेशन पे एक डेटा सेंटर बनता है। पूरे के पूरे ट्रैक्स के ऊपर RFID टैग लगते हैं हर 1-1 किलोमीटर पे। और उसके अलावा स्टेशन जो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर कवच का सिस्टम लगता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अच्छी बात क्या है समझने की कि कवच का वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 3.2 और वर्जन 4, ये डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। लास्ट वीक कवच का वर्जन 4.0 जो कि फाइनल वर्जन है वो अप्रूव हुआ RDSO से। RDSO रेलवे की संस्था है जो सेफ्टी का फाइनल अप्रूवल देती है। लास्ट वीक वर्जन 4.0 अप्रूव हुआ। वर्जन 4.0 में देश की सारी परिस्थितियों को लेके वो डिजाइन हुआ। यानी समुद्र के नजदीक है, पहाड़ पे है, जो भी हर तरह की जो परिस्थितियां है वो सारी परिस्थितियों को लेके उसमें कंप्लीट उसमें कवर होगा। और अब उसको लार्ज स्केल पे रोल आउट किया गया। मैन्युफैक्चरर अपने पास पहले केवल 2 थे, अब 3 मैन्युफैक्चरर हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। आपको मैं बताना चाहूंगा पूरे देश भर में और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हर जगह जहां पर भी बड़े डेंस शहर है, जैसे पुणे की आपने एग्जाम्पल का नाम लिया, तो इसकी प्लानिंग इस तरह से हो रही है कि उसमें नए टर्मिनल बनाए जाए। कैसे? पुणे का है तो पुणे में पुणे जंक्शन तो है ही है, हड़पसर, उर्ली और एक और नाम था, और 3 नाम है, शिवाजी नगर, और एक थोड़ा सा और पहले लोनावला के आगे खड़की आता है, खड़की। तो 4 स्टेशन को टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है और उर्ली को बड़े टर्मिनल, मेगा टर्मिनल। उर्ली करीब कितना, पुणे जंक्शन से 12-15 किलोमीटर होगा, शिवाजी 15 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर है। तो वो शहर से सफिशिएंटली बाहर भी हो गया
और सफिशिएंटली नजदीकी हो गया। यानी ट्रेन जब आए तो आप उसको ट्रेन को सीधा पुणे जंक्शन पे सब उतरे मान लो पैसेंजर, उसके बाद में ओनली लेके चले जाओ। ओनली में मेंटेनेंस, पार्किंग, जितनी भी क्लीनिंग है वो सारी कर लो, और करके वापस ओनली से स्टार्ट हुई और पुणे जंक्शन में 10 मिनट रुक के सारे पैसेंजर्स को लिया और क्या। तो उससे आपकी पुणे जंक्शन की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई। ऐसा ही बैंगलोर में कर रहे हैं, ऐसा ही दिल्ली में कर रहे हैं, ऐसा ही चेन्नई के लिए कर रहे हैं, ऐसा ही हैदराबाद के लिए कर रहे हैं। तो बड़े जितने भी, मुंबई में तो 4 तो मेगा टर्मिनल बने, मुंबई में 4 मेगा टर्मिनल बनाए गए। तो इस तरह से कंप्लीट पूरे देश भर में, अहमदाबाद में भी साबरमती इस तरफ है, वटवा इस तरफ है, तो उनको डेवलप करो। तो इस तरह की पूरी अच्छी व्यवस्थित तरीके से बड़े शहरों की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। मुंबई के लोकल ट्रेन से लाइफलाइन मानी जाए, तो ये देखा गया है पीकास के दौरान कितने इम्पैक्ट वीडियोस इम्पैक्ट होता है। सेफ्टी एक बहुत टॉपमोस्ट कंसर्न रही है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्रेन्स को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुंबई को फोकस करते हुए आप मेगा टर्मिनल्स की बात करें। मुंबई सबर्बन की बात मैं करता हूँ आपको। मुंबई सबर्बन में दूसरी वाली डायरी लाना। मुंबई सबर्बन में करीब करीब 3500 गाड़ियां डेली चल रही है। हाँ है इसमें, मुंबई सबर्बन में करीब करीब 3500 गाड़ियां डेली चल रही है। आपके वेस्टर्न में करीब करीब 1300 गाड़ियां डेली है, और सेंट्रल में करीब 1800 गाड़ियां डेली है। 3200 के आसपास टोटल गाड़ी अभी चल रही है। 3200 राइट, 1400 और 1800, टोटल 3200, 3200 सर्विसेज डेली चल रही है। वेस्टर्न में करीब 1400 और सेंट्रल में करीब 1800 गाड़ियां, टोटल 3200 गाड़ियां डेली मुंबई में चलती है सबर्बन में। ये टोटल मुंबई का ये पूरा है। टोटल करीब 35 लाख लोग जाते हैं वेस्टर्न में, सेंट्रल में करीब 40 लाख लोग डेली, करीब 75 लाख के आसपास टोटल ट्रांसपोर्टेशन मुंबई का डेली होता है। अब 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो, मैंने ये सोशल मीडिया पे डाला है। 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली रेलवे की कैपेसिटी, मुंबई की रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। उसमें 10 प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा फोकस है सबर्बन को और लॉन्ग डिस्टेंस को सेपरेट करने का। बहुत बड़ा फोकस है जो क्रॉस मूवमेंट्स होते हैं जिसके कारण टाइम जाता है, उसको रिड्यूस करके रेल पूरे नेटवर्क की रीडिजाइन का। बहुत बड़ा फोकस है जो अभी हेडवे 180 सेकंड का है, 180 सेकंड का गैप रहता है एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन के बीच में। उस 180 सेकंड को 150 सेकंड्स पे लाए, नई टेक्नोलॉजी लाके, प्रॉपर और टेक्निकल एडवांसमेंट करके। तो इन सब को करने से मोदी जी की इस तीसरी टर्म में, 5 साल की इस टर्म में, आप करीब करीब 100 गाड़ियां से ज्यादा ही होगी, तो मैं आपको बहुत कंजर्वेटिव तरीके से बोल रहा हूँ, करीब करीब एक्चुअली करीब 250 के आसपास गाड़ियां एक्स्ट्रा चलेंगी 5 साल की इस पीरियड। 250 के आसपास सर्विसेज एक्स्ट्रा चलेंगी इस 5 साल के टर्म में। आज मतलब ऐसा नहीं कहना कि अभी कल परसों ही मुझे पूछने लग जाओ आपकी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, और मुंबई में स्पेशल मेहनत लगती है क्योंकि बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है। काम करना वाकई बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मतलब बड़े बड़े जो गर्डर्स हैं उनको लेके जाना साइट पे, तो ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस ना हो वगैरह, बहुत कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग। मैं आपको 5 साल का पीरियड कह रहा हूँ। इस 5 साल के पीरियड में करीब 250 के आसपास एक्स्ट्रा सर्विसेज मुंबई में चले। एक सेकंड देखो। साथ ही साथ जो आउट स्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उसके लिए जो 4 मेगा टर्मिनल्स बनेंगे, उन 4 मेगा टर्मिनल्स से बहुत बड़ा प्रेशर मुंबई का सबर्बन से हट जाएगा। तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो कोस्टल रोड बन रही है, कोस्टल रोड से भी ट्रैफिक का सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। चौथा जो मेट्रो बन रही है, जो डिपार्टमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में आता है,
श्री मनोहर लाल जी के अंडर, उनको आप पूछ भी सकते हैं डिटेल्स। तो उस मेट्रो के आने से भी सिग्निफिकेंट मुंबई में इंप्रूवमेंट आएगा। तो ओवरऑल पूरे अगर हम मुंबई का ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को देखें तो अगले 5 वर्षों में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। इसी तरह से अगर महाराष्ट्र में हम और भी बड़े सेंटर्स देखें, जो आप प्रश्न पूछना चाहते थे, नागपुर सेंटर बड़ा हो गया, पुणे बड़ा सेंटर हो गया, शोलापुर बड़ा सेंटर हो गया, कोंकण का पूरा बेल्ट हो गया, उधर विदर्भ में आगे जाओ, गढ़चिरौली की तरफ जाओ, वो सारे बड़े सेक्टर्स। फिर मराठवाड़ा में नए प्रोजेक्ट्स, उत्तर महाराष्ट्र में नए प्रोजेक्ट्स, पश्चिम महाराष्ट्र में नए प्रोजेक्ट्स, हर जगह पूरा फोकस करके देखो ना आप। अलॉटमेंट की अगर साइज देखोगे तो मेरे ख्याल से पूरे देश में हाईएस्ट होगा। देखो तो धनंजय, मराठवाड़ा का भी अगर पूछो तो बताइएगा, क्योंकि ड्राफ्ट अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे जरूरत है इंडस्ट्री और दिल्ली की बहुत जिले से काम चल रहा है, सब पूरा कंटिन्यूस आती। अभी आप देखोगे तो एक शॉर्ट पीरियड में बहुत हैवी बारिश आती है, फिर भी इतना मैसिव फोकस है। मैंने कुछ दिनों पहले रिव्यू भी किया था और आपके सामने सबके समक्ष जानकारी भी आई होगी। इतना एफर्ट किया, इतना एफर्ट डाला और एफर्ट डाला और बड़ा एफर्ट डालेंगे। और दूसरी जो अच्छा एक इनोवेशन किया है रेलवे ने, वो है कि पॉइंट मशीन पानी में 1 मीटर भी पानी हो तो भी वो पॉइंट मशीन खराब नहीं होती है, ब्रेकडाउन नहीं होती। तो उससे ट्रैफिक चलता रहता है। मतलब ये बहुत बड़ा इनोवेशन है। इस इनोवेशन के लिए उनको अवार्ड भी मिलेगा और उस इनोवेशन का पेटेंट भी होगा, उसका पेटेंट भी होएगा इस इनोवेशन का। तो ये भी एक इंजीनियर्स का एक बहुत अच्छा इनोवेशन है। सर एक बात मेरा फिर मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी इसका दिव्या कांबले देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।